कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, ज्ञान की रोशनी अंधेरों पर भारी होती है। जो शिक्षा को अपना हथियार बना लेता है, सफलता उसकी सबसे वफादार साथी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों संविधान का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें उपराष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप इसके पहले का वीडियो राष्ट्रपति का नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आज का वीडियो अर्थात उपराष्ट्रपति का वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर पढ़ेंगे। दोस्तों क्या उपराष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति में कहाँ क्या कंफ्यूजन हो सकता है उसे हम लोग देखेंगे कंपेयर करके, इसलिए आप सबसे पहले इसके पहले का वीडियो देखिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के ट्रिक है क्या दोस्तों, इसके अनुच्छेद याद करने का। उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि। उ में उपराष्ट्रपति, उ में किसका वर्णन है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। स मतलब सभापति, अनुच्छेद 64 में सभापति का वर्णन है, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 65 में दोस्तों उनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 66 में दोस्तों उनके निर्वाचन का वर्णन है, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 67 में दोस्तों कार्यकाल का वर्णन है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, का यहाँ पर भी है, का यहाँ पर ही है। आप राष्ट्रपति में भी मैंने ट्रिक बताया था, का में पहले कार्य एवं शक्ति आता है, उसके बाद क्या आता है, कार्यकाल। स में समय, समय समय। अनुच्छेद 69 में बड़ा स से शपथ याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 70 में नि मतलब निर्वहन का वर्णन है। अब हम लोग दोस्तों इसे डिटेल से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो उपराष्ट्रपति का पद है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यही कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा। जैसे संविधान का सबसे बड़ा जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय हैं, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, उसी तरह संविधान का संवैधानिक प्रमुख जो दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख होते हैं वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 64 में दोस्तों सभापति, अर्थात अनुच्छेद 64 में सभापति का वर्णन है। जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। पदेन का अर्थ होता है दोस्तों जब कोई पद मिल जाता है तो कोई पद मिलने के बाद कोई दूसरा पद स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है, उसे कहा जाता है पदेन। जैसे मैं उपराष्ट्रपति बन गया तो राज्यसभा का सभापति भी मैं अपने आप हो गया, वही कहा जाता है पदेन। तो अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इनको जो वेतन मिलता है दोस्तों वो राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए मिलता है। ये कैसे कार्य करते हैं, जैसे राज्यसभा में संचालन करना, राज्यसभा की व्यवस्था बनाए रखना, किसी बोलने की अनुमति देना, किसे कब बैठाना है, किसे कब बोलना है, ये आप टीवी में देखे होंगे, वही है राज्यसभा का पद दोस्तों। इनका जो वेतन होता है, इनका वेतन जो होता है दोस्तों 4 लाख होता है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों कितना होता है, तो वो 5 लाख होता है। ये होता है इनका सभापति का कार्य। अब हम लोग आते हैं इसके कार्य एवं शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 65 इनके कार्य एवं शक्ति के बारे में बताता है। जब राष्ट्रपति महोदय किसी कारणवश अपना कार्य नहीं कर पाते हैं या अपना त्यागपत्र दे देते हैं या स्वास्थ्य के कारण अपना कार्य नहीं कर पाते हैं या किसी कारण राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब उस समय राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से उनका कार्यभार संभालते हैं दोस्तों। जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर न बैठ जाता है तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति ही महोदय ही संभालते हैं अस्थायी रूप से। ये इनको शक्ति दी गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में
किया गया है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 66 की तरह निर्वाचन में आते हैं दोस्तों। आपको मैं इसके पहले का वीडियो में बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। आज हम लोग अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, जो संसद के सदन होते हैं, संसद के सदन आपको पता है 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं। लेकिन पूछा जाए संसद के अंग सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा ये राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अपने मत का प्रयोग करते हैं। प्लस दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं, मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। मनोनीत सदस्य जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों अपने मत का प्रयोग करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही बात किया जाए दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति में भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट देते हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, जिन्हें आप विधायक कहते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या ये मत का प्रयोग करते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणी समानुपातिक मत प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणी मत समानुपातिक प्रणाली से होता है दोस्तों। इसमें 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक भी चाहिए, इसमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए। अब अनुमोदक क्या होता है दोस्तों, प्रस्तावक क्या होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति का एकल संक्रमणी प्रणाली क्या होता है, किस माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी आप इसके पहले के वीडियो में मैंने सब बताया है डिटेल से, आप उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। और इसमें क्या कैटेगरी होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि आपके पास जो भी सदस्य नामांकित किए जाते हैं उनका पहला कंडीशन ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मिनिमम एज 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी की आयु 35 वर्ष से कम है तब भी वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन नहीं कर सकते। आपको 35 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और इनका चुनाव एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रणाली से होता है दोस्तों। अगर इनके चुनाव में किसी प्रकार के विवाद या मतभेद होता है तो इनका निपटारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे की तरफ। अब हम लोग दोस्तों इनका कार्यकाल देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है दोस्तों। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद बीच में समाप्त हो जाता है या किसी कारण से बीच में हट जाता है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो बीच में उनका पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने ये बताया कि उन्हें स्वास्थ्य के कारण अपना पद त्यागना पड़ा। या उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश या स्वास्थ्य के कारण या बीच में अपने कार्यकाल के दौरान बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है
तब भी जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो क्या उनका कार्यकाल जो बचे हुए उपराष्ट्रपति कार्यकाल था उतने समय तक रहेंगे कि और 5 वर्ष तक रहेंगे। तो जब भी उपराष्ट्रपति कोई बनता है तो उनका कार्यकाल कितना रहता है दोस्तों, 5 साल। अगर कोई राष्ट्रपति बीच में 2 साल बाद मान लीजिए किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो आगे का जो बचा 3 साल है तो क्या वह 3 साल तक रहेंगे? नहीं, जब भी नए उपराष्ट्रपति आएंगे तो जहां से वह शपथ लेते हैं वहां से वह 5 साल तक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता था और उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव जो उपराष्ट्रपति को लाया जाता है तो सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। सबसे पहले कहाँ लाया जाता है दोस्तों? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों वो प्रभावी बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है दोस्तों? प्रभावी बहुमत जैसे आप मान लीजिए कि राज्यसभा में वर्तमान में ऐसा मान लीजिए कि आप 245 सीट है। कितने सीट है दोस्तों? 245 सीट है। इसमें से 5 सीट मान लीजिए खाली है, 5 सीट खाली है, किसी कारणवश 5 सीट इसमें से खाली है तो कितनी सीट बचे? 240। 240 को हाफ कीजिए, हाफ प्लस 1 अर्थात 121 सीट, 121 राज्यसभा में मत पारित हो जाएगा, मत मिल जाएगा तो राज्यसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। यहां से पारित होने के बाद फिर वह मत का अविश्वास प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा के पास। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है जबकि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि 245 सीट है, 245 सीट है दोस्तों, इसमें से जिस दिन यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है उस दिन 245 में से मान लीजिए 200 लोग उपस्थित हुए लोकसभा में, 200 लोग उपस्थित हुए जबकि अपने मत का प्रयोग 180 लोग किए, 20 लोग मत का प्रयोग नहीं किए। 180 लोग जितने लोग मत का प्रयोग किए उनका हाफ प्लस 1 अर्थात 90 प्लस 1 91 लोग यहाँ पर लोकसभा में पास होना चाहिए। लोकसभा में पास होने के बाद उपराष्ट्रपति को अपने आप पद से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस सूचना देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे कितने प्रकार से बहुमत होता है, उसे हम लोग साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है इसे हम लोग अलग से एक डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक मोटा हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं समय के तरफ, अर्थात जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति के समय कितने समय के बाद उपराष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। अर्थात उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो पद खाली के बाद 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के पहले उनका इलेक्शन, उनका चुनाव हो जाना चाहिए। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 68 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों शपथ के बारे में। आपको पता है अनुच्छेद 69 में शपथ का वर्णन है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं दोस्तों तो वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र भी देना है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है, शपथ या त्यागपत्र आप कह सकते हैं, त्यागपत्र भी देना है तो ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र कौन देगा? उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं दोस्तों तो वो कहते हैं मैं सच्ची निष्ठा के साथ अपने पद पर
अपने सच्ची निष्ठा के साथ अपने पद पर बना रहूँगा। मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करूँगा, ऐसे वह शपथ लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं दोस्तों, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। उपराष्ट्रपति शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे? उपराष्ट्रपति को। बस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, उस समय अनुपस्थित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे एजेड न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब हम लोग आते हैं निर्वहन की तरफ। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, निर्वहन क्या होता है? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है किसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, तब उसका कार्य राष्ट्रपति न कर पाए, तब उस समय संसद ऐसा कानून लाए जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो यही इसका वर्णन अनुच्छेद 70 में किया गया है दोस्तों। अब इसके बाद एक अनुच्छेद आप और याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है दोस्तों? कि राष्ट्रपति और उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसका निपटारा कहाँ पे होगा? तो इसका निपटारा सीधे कहाँ पर होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा या सुप्रीम कोर्ट में इसका निवारण या निपटारा किया जाएगा। हाई कोर्ट में इसका निवारण नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर सीधे इसका निवारण कहाँ होगा दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है, मैं मोटी मोटा जो भी बताने का प्रयास किया हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो एक बार इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक दिन जरूर मिल जाती है। आप मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।